नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार में 23 जून को एनडीए के एंटी जितने भी दल हैं सभी दलों का महाजुटान होने जा रहा है। इसमें देश के प्रमुख बड़े विपक्षी दलों के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। ऐसे में इसे लेकर बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी की ओर से वीरचंद पटेल पथ स्थित आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बिहार की धरती पर अभिनंदन करते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ गठजोड़ को दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी को बेरोजगारी और महंगाई का कारक बताते हुए दंगाई बताया गया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है। इसमें बीजेपी को सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करते हुए बताया गया है। पोस्टर में विपक्षी दलों को संदेश दिया गया है कि आओ मिलकर संकल्प करें, देश बीजेपी मुक्त करें। इतना ही नहीं, पोस्टर में यह भी है कि राम के नाम पर निकाली गई रथ यात्रा को वर्ष 1990 में बिहार में जिस प्रकार से रोकने का काम किया गया था, उसी प्रकार से 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकना है और इसके लिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर संकल्प करना पड़ेगा। पोस्टर के अंत में एक दोहा भी लिखा है, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई, कोई देवता चीत न धरे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पोस्टर की तस्वीर है जो पटना में, जहां पर कई महत्वपूर्ण दल जो एनडीए से बाहर हैं उनके शीर्ष नेताओं का जमावड़ा होने वाला है। और यही वजह है कि इस पोस्टर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी एकता पर संदेह है, इसीलिए वह स्टालिन को निमंत्रण देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को भी लगता है कि विपक्षी एकता की बैठक सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां आ रही हैं वो अपना अपना एजेंडा लेकर बिहार पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, उनको विपक्षी एकता की सफलता पर संदेह है। कई बार लोग विपक्षी एकता के नाम पर हाँ कह दिए लेकिन नहीं आए पिछली बार। इस बार भी जो आ रहे हैं सब अपना अपना एजेंडा लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस का एजेंडा है कि जिस बिहार की धरती में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नारा भारत मुक्त कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के नारा पर सब हमको देश के सत्ता से बाहर किया था। चलिए, तो एक बार फिर बिहार में पोस्टरवार जारी है और महागठबंधन की बैठक होने वाली है। क्या कुछ अपडेट है और कैसा पोस्टरवार चल रहा है और नेता किस तरह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सीधे चलते हैं अपने सहयोगी जो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार के एडिटर मनोज नारायण से। मनोज, जिस तरह से ये पोस्टरवार नया नहीं है बिहार में, इसके पहले भी हमेशा पोस्टर्स के जरिए एक दूसरे पर वार करने की परंपरा रही है। एक बार फिर 23 जून को बहुप्रतीक्षित बैठक है महागठबंधन के में शामिल दलों के शीर्ष नेताओं की। एक बार फिर पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। देखिए वेद प्रकाश जी, जिस तरह से 23 जून को विपक्षी एकता की मीटिंग पटना में होने वाली है, उसको लेकर के सारी तैयारियां हो रही है और एक तरह से कहा जाए कि लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो ये बैठक होने वाली है उसको एक पोस्टर के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए पोस्टर का सहारा भी लेती है, लेकिन एक तरह से ये जो पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर में बहुत कुछ बातें, भविष्य की बहुत कुछ बातें इसमें दिख रही हैं। जैसे कि अगली बार जो भी विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन होगा और उसका जो मुद्दा होगा, अगर आप पोस्टर को देखेंगे तो इनका भविष्य में क्या मुद्दा होगा ये भी इसमें दर्शाया गया है कि महंगाई, दंगाई, बेरोजगारी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस पोस्टर में कोने पर शुरुआत में ही श्री राम का फोटो लगा हुआ है
और वेलकम टू रघुवरपुर लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 1990 से 2024, मतलब कि ये जो यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो केंद्र की, और यहाँ पर जो विपक्षी एकता पार्टी में जो जो हो रही है, तो इसके लिए ये 1990 से 2024 तक का शासनकाल एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से 1990 के बाद में बिहार में लालू राबड़ी का राज रहा, उसके बाद में नीतीश का राज रहा, बीच में एनडीए का भी राज रहा, लेकिन ये जो पोस्टर है ये कह रहा है कि नहीं, 1990 से लेकर 2024 तक बिहार में मेरा राज रहा है। और इसमें एक और खासियत है कि अखिलेश कुमार को भी, इसमें अखिलेश यादव को भी दिखलाया गया है, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार गुलदस्ता देके कर रहे हैं। भाजपाइयों का जो भी इसमें तस्वीर लगा हुआ है उसको मोहन भागवत गुलदस्ता दे करके स्वागत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये पोस्टर एक आने वाले समय का मुखौटा ये शो कर रहा है कि आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों का क्या मुद्दा होगा और क्या क्या इन लोगों की रणनीति होगी। वेद प्रकाश जी, 23 जून को ये जो बैठक होने वाली है एक सीएम हाउस में ही होगी, एक अने मार्ग में होगी। 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। शुरुआत जो है फीता काट करके नीतीश कुमार करेंगे और समापन राहुल गांधी करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी ये बात है, इसमें सामने आ रही है, जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उस बैठक में कांग्रेस से मेरा ये सवाल होगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में एकता कैसे बन पाएगी, उसकी शुरुआत जो है, एकता कैसे बन पाएगी ये भी सोचना जो है यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरह से स्टैंड लिया है उसको लेकर के यहाँ पर हो सकता है कि मैंने बहसा बहसी हो, और खास करके बीजेपी वालों ने जो बयान दिया है कि ये एकजुट होने वाले नहीं हैं और ये एक मेल और एक जेल वाले सारे लोग मिल रहे हैं, और 23 जो जून होगा, 23 जून जो दिन होगा वो विधवा दिवस होगा, बीजेपी वालों का कहना है। तो एक तरह से कहा जाए तो और सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया था कि 1990 में आडवाणी का रथ मेरे पिताजी मतलब लालू यादव ने रोका था, और इस 2024 का मोदी रथ हम लोग रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को संतुष्ट करने की भी राजनीति हो रही है। और आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को तमिलनाडु जाने का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, वहां पर निमंत्रण देने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार की तबीयत एकाएक खराब हो गई, नीतीश कुमार का प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव गए और संजय झा गए। तो ये दोनों आदमी गए वहां पर और जाकर के वहां पर उन्होंने न्योता दिया उनको आने के लिए। तो एक तरह से कहा जाए तो ये कवायद जारी है कि 23 जून को किस तरह से सफल बनाया जाए और समाज में देश की जनता को कैसे मैसेज दिया जाए कि ये महंगाई, दंगाई और बेरोजगारी, जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी जो भी एकता जो मंच बनेगी उसमें ये 3 मैनिफेस्टो में 3 मुद्दा रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल मनोज, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जिस तरह इस पोस्टर के जरिए यह साफ कर दिया है महागठबंधन के दल, खास तौर से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसने साफ कर दिया है कि मुद्दा क्या होगा बीजेपी को, यानी एनडीए को अगर बात करें ओवरऑल एनडीए को घेरने के लिए क्या मुद्दे रखेंगे वो जनता के सामने, ये साफ है कि महंगाई, दंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को लेकर वो घेरेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से वो स्टालिन को निमंत्रण देने नहीं जा पाए, आरोप लगाया है बीजेपी के जो नेता हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बार बार एक बात सामने आती है, बाद में फिर दूसरी बात सामने आती है, तरह तरह के बयानबाजी आपस में इंटरनल चलती रहती है जिससे खुल के चीज़ें सामने नहीं आ रही है। लेकिन भीतर खाने ये बात ज़रूर लग रहा है क्या कुछ नाराज़गी रही होगी नीतीश कुमार की। देखिए वेद प्रकाश जी, नीतीश कुमार को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और एक समय आप अगर इतिहास देखें तो जिस लालू यादव के जंगल राज को हटा करके वो गद्दा यहाँ के बिहार के सत्ता पे बैठे थे, यहाँ पर गद्दी पर बैठे थे और लोगों ने इनको मैंडेट दिया था, इनको वोट दिया था,
और ये कहीं किसी भी लोग को ये नहीं पच रहा था कि कभी वो लालू के साथ गठबंधन करेंगे। परिस्थितियां बदली। हालांकि राजनीति में न कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। तो ये माने इनका नाम भी यहाँ पर पलटू चाचा के नाम से या फिर पलटू नेता के नाम से यहाँ पर उनका नाम भी पड़ा। जब समय पड़ा बीजेपी में गए, एनडीए में गए, समय पड़ा महागठबंधन में गए। तो उनको समझना सबके लिए आसान काम नहीं है। और जिस तरह से तबीयत उनकी बिगड़ी है, अब तबीयत बिगड़ी है कि नहीं बिगड़ी है, ये तो मतलब कि एक महत्वपूर्ण बात मनोज यहाँ पर कि नीतीश कुमार की जब जब तबीयत होती है बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच जाता है। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले 2 बार उनकी तबीयत बिगड़ी थी। जब वो आरजेडी के साथ सरकार बनाए थे 2015 के बाद जब चुनाव लड़े थे, उस वक्त आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी और वो सरकार तबीयत खराब हुई उनकी और वो सरकार गिर गई, बीजेपी के साथ सरकार बन गई। उसके बाद फिर जब बीजेपी के साथ थे फिर तबीयत खराब हुई, उसके बाद बीजेपी का साथ छोड़कर फिर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। तो क्या इस बार नीतीश कुमार की तबीयत, चूंकि लालू यादव ने बहुत पहले कहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है, और राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये तो खैर उनके बारे में, नीतीश कुमार के बारे में कहा ही जाता है, लोग कहता है, चर्चा ये बात की रहती है कि उनके पेट में दांत है। तो ये अलग बात है कि राजनीति में कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। और जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ती है और बिहार की सत्ता में भूचाल आ जाता है, इसको लेकर के भी जिस तरह से बीजेपी वालों ने बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में ये बात हो रही है कि नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, फिर क्या करेंगे, ये बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई दूसरा कोई खेला ना खेल दें। तो लेकिन सबके बावजूद भी लेकिन तेजस्वी यादव जो है, इसमें एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार को आगे कर करके विपक्षी एकता को जिस तरह से एक मंच पे लाया जा रहा है, लेकिन उसमें कम भूमिका तेजस्वी यादव की भी नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव को ये बात उनके दिमाग में है कि जब तक नीतीश कुमार जब तक केंद्र में नहीं जाएंगे तब तक बिहार की सत्ता मेरे हाथ में नहीं आएगी। तो इसके लिए बिहार की सत्ता मेरे हाथ में आए, इसलिए नीतीश कुमार को किसी तरह से वो केंद्र में पहुंचाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम है विपक्षी एकता को गोलबंद करने के लिए फ्रंट पे नीतीश कुमार हैं, लेकिन सारा जो भी काम कर रहे हैं, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, वो सारा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एक ही मकसद है कि किसी तरह नीतीश कुमार को केंद्र में पहुंचाया जाए और मुझे बिहार की सत्ता मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आगे क्या होगा वो उनको आभास होता है, वो जान जाते हैं कि आगे की राजनीति क्या हो सकती है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, लेकिन उसमें नीतीश कुमार की भी बहुत कुशाग्र बुद्धि है इस मामले में। तो वो कहीं भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और इसको लेकर के वो क्या स्टैंड करने वाले हैं, ये जानने की इच्छा सब किसी के अंदर है। और बेचैनी भी है कि तबीयत उनकी आखिर बिगड़ कैसे गई है काहे। जी मनोज, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि केजरीवाल एक एजेंडा लेकर वहाँ पर आएंगे और ये सवाल कांग्रेस से पूछेंगे कि अध्यादेश जो ला रही है बीजेपी, उसके बारे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस का। विजय सिन्हा का इंटरव्यू सुना हमने, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कहा, यही कहा कि हर पार्टियां जो भी यहाँ पहुँचेंगे सबका अपना अपना एजेंडा होगा, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सहमति नहीं बनेगी। बहुत सीधी सी बात है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर सहमति नहीं बन पाएगी, बहुत सीधी सी बात है। और आपको एक बात याद दिला दूं मनोज, कि बीते दिनों जब एक बार इसके पहले भी विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश हुई थी, तो कर्नाटक में एक मंच पर देश भर के ये तमाम नेता जुटे थे, कहीं इससे कहीं ज़्यादा दलों के नेता जुटे थे, लेकिन वो एकता टाएं टाएं फिस हो गई थी और कर्नाटक में सरकार भी गिर गई थी। तो क्या लगता है कि इस बार जो हो रहा है महाजुटान, इसको कह सकते हैं, गैर एनडीए दलों का, क्या वाकई यहाँ पे सब अपना अपना एजेंडा छोड़कर, अपनी पार्टियों का एजेंडा छोड़कर, अपना व्यक्तिगत एजेंडा छोड़कर क्या एक एजेंडे पर साथ आएंगे? क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है? क्या एक मैनिफेस्टो बन सकता है इस दल का?
देखिए, यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी की जो नीति है और जो उनकी कार्रवाई है, उसको लेकर के मतलब कि जो भी एंटी बीजेपी एंटी एनडीए जहां जहां भी जिस स्टेट में गवर्नमेंट है, वहां पर लोगों को परेशानी तो जरूर हो रही है। क्योंकि जिस तरह से मोदी लोगों के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं या फिर देश को ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं उन पर सीबीआई आईटी की रेड पड़ रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सभी एंटी एनडीए जहां भी गवर्नमेंट है सभी त्रस्त हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि इतिहास पहले भी बना है, बीपी सिंह भी सरकार बनाए थे, चंद्रशेखर भी सरकार बनाए थे, और इंद्र ये कुमार गुजराल अटल ने भी बिहारी सर। वाजपेयी केंद्र गुजराल ने भी बनाया था, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बनी थी। बहुत सारी पार्टियों को मिला करके ये लोग सरकार बनाए थे। तो ये इन लोगों के अंदर ये मनोबल बढ़ा हुआ है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सभी के सभी बैठक होगी, जब सारी पार्टियां, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां जब एक जगह बैठेंगी और आपस में एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और सबका तो निशाना एक ही है कि मोदी हटाओ। तो मोदी हटाओ, और मोदी से के जो भी नीति और जो भी उनकी कार्रवाई है, उनसे जो भी त्रस्त हैं एंटी एनडीए, वो कहीं ना कुछ मामले पे कंप्रोमाइज भी करने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर इसमें ये खड़ा होगा कि आखिर नेता कौन होगा। जी। कांग्रेस भी अपना हाथ खींचना माने अभी अपने बैकफुट पे आ सकती है कांग्रेस, क्योंकि मोदी को हटाना कांग्रेस के वश की बात नहीं है। और ऐसे में अगर क्षेत्रीय शायद पार्टियां, किसी अगर दल के कांग्रेस, ये कह दिया जाए किसी दल के बस की बात नहीं है। अगर ये वश में होता तो शायद सभी एकजुट नहीं होते, फिर अलग अलग चुनाव लड़के फिर हराते, अपने अपने सांसद को सदन में भेजते। जी हाँ, एक तरह से कहा जाए तो नेशनल पार्टी तो कांग्रेस ही है, जी। और ये यहाँ पर बीजेपी है। तो और एनडीए के लोगों, ये जो भी नेता हैं ये आरोप लगाते हैं कि वो परिवार की पार्टी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, और बीजेपी है। तो और अगर जो है एक दूसरा का प्रतिद्वंदी बन सकता है तो यही दोनों बन सकता है। भले इसके साथ में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो गुलबंद हो सकती हैं, या ये दोनों पार्टियां गुलबंद करा करके क्षेत्रीय वोट बैंक को पोलराइज कर करके अपनी सरकार यहाँ पर बना सकती है पार्टियां। तो ऐसी ही स्थिति में कांग्रेस को अभी बैकफुट पे आना पड़ेगा, और जो सूत्र जो अभी बता रहे हैं, अभी कांग्रेस बैकफुट पे आने की स्थिति पे है। वो चाह रही है कि किसी न किसी परिस्थिति में ये मोदी पहले गद्दी से हटे, उसके बाद में फिर अपना जो है वोट बैंक को पोलराइज किया जाएगा। लेकिन अब इसमें है क्या कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पीएम के दावेदार हो रहे हैं, ममता बनर्जी भी दावेदार हो रही है, नीतीश कुमार भी यहाँ पर दावेदार हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग दावेदार हैं। कांग्रेस बैकफुट पे आ सकती है क्योंकि मोदी को हराना है, लेकिन और पार्टियों के राहुल बीच गांधी में मेंबर है नहीं अभी किसी सदन के, और चुनाव भी नहीं लड़ सकते। जी बिल्कुल, वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वैसी स्थिति में अभी जो है बैकफुट पे, हालांकि कांग्रेस जो है किसी को भी अपना, चूंकि उसका अपना जो भी बायलॉज है उसके मुताबिक बायलॉज में चेंजिंग करके किसी को भी पीएम बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मोदी को कैसे हटाया जाए। इसके लिए वो कंप्रोमाइज करने के मूड में है, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्रीय दल है, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियों के भी जो नेता हैं वो लोग दावेदार बन रहे हैं पीएम के लिए। लेकिन जहां पर जब जो ईडी और सीबीआई की जो शिकंजा कसी जा रही है, और इस शिकंजे के से अलग से निकलने के लिए लोग कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। महागठबंधन के नेता तो ये भी कह रहे हैं मनोज की बीजेपी डर गई है इस बैठक से, महागठबंधन के एकजुट होने से, गैर एनडीए दलों के एकजुट होने से। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही है। बीजेपी, ये महागठबंधन के लोग बोलेंगे कि बीजेपी डर गई है, या फिर बीजेपी बोल रही है कि डर से सारे भ्रष्टाचारी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। प्रेमचंद पटेल ने साफ तौर पे कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक प्लेटफॉर्म पर मिलने जा रहे हैं, जो भी जेल गए हुए हैं सब एक जगह आ रहे हैं, सब लोगों का एक मेल है, वो एक जगह आ रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही है, राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति हो रही, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक सब देख रही है। और जहां तक पार्लियामेंट्री, अगर विगत अगर जो भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है उस पर अगर आप इतिहास देखते हैं उसका, तो इतिहास के पन्ना से यही पता चल रहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन राष्ट्रवाद के मुद्दा पर होता है। और राष्ट्रवाद के लिए यहाँ पर क्या क्या ये लोग अपना एजेंडा तैयार करते हैं, पब्लिक देखेगी, इस पर देखेगी कि हाँ एनडीए ने क्या किया, महागठबंधन क्या कर सकती है, या फिर या कांग्रेस ने क्या किया। तो इस पर देख करके जो है वोट बैंक अपना पोलराइज हो सकता है, लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर लड़ाई एकदम आमने सामने की होने जा रही है, विपक्षी एकता वर्सेज महागठबंधन एनडीए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बिहार में एक बार फिर राजनीति अपने पूरे शबाब पर है। 23 जून को महागठबंधन की यानी गैर एनडीए दलों की महाबैठक होने वाली है, जिसमें लगभग विपक्ष के लगभग सभी दलों के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा बिहार की धरती पर हो रहा है। बिहार की धरती पर होने जा रहा है और इसे लेकर ज़रूर थोड़ी सी शिकन तो ज़रूर होगी बीजेपी के नेताओं के माथे पर, जाहिर सी बात है। और शायद ऐसा नहीं है कि ये कवायद पहली बार की जा रही है, इसके पहले भी विपक्ष के गैर एनडीए तमाम दलों को एकजुट करने की कवायद की गई थी। सब एक मंच पर दिखे भी थे जब मौका था कर्नाटक में सरकार बनने का, लेकिन वो एकजुटता टाटा फिस हो गई। अब ये इस बैठक का क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। प्रेम रंजन जी, भारत न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। पहला सवाल, महागठबंधन की बैठक होने वाली है, बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है? भाजपा को क्यों दर्द होगा? भाजपा से तो घबराहट में ये लोग हैं, इसलिए तो एकजुटता की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। भाजपा से घबराकर ही ना अपने वजूद बचाने के लिए लोग, इन लोगों को लग रहा है कि अगली बार जिस प्रकार से मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, मोदी जी काम किए हैं, देश की जनता की इच्छा आगे भी जो है से उसी प्रकार से है प्रधानमंत्री बनाने का, तो वजूद बचेगा नहीं। इसलिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं कि सारे विपक्षी एक हो, अपने वजूद बचाएं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, न मोदी का बिगाड़ेंगे न भाजपा का। जी, ये तो कह रहे हैं, महागठबंधन के दल कह रहे हैं कि ये जो महाजुटान हो रहा है इसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के माथे पर शिकन ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि अब इस बार हर बार की तरह जिस तरह से अकेले अकेले चुनाव लड़ना हुआ वो बहुत हो गया। शायद उसमें वो मात नहीं दे पा रहे थे बीजेपी को। यही वजह है कि इस बार एक बार फिर, पहले भी हो चुका है एक बार महाजुटान विपक्षी दलों का, वो खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर हो रहा है महाजुटान और ये महाजुटान सफल होगा। जरा हमको बता दीजिए कि ये जो महाजुटान हो रहा है जी, एक दूसरे को लिए त्याग करने की भावना है क्या उसमें? जो लोग जुट रहे हैं ये तो सब भ्रष्टाचारी हैं, सब जो ऐसे आरोपों से घिरे हुए हैं, सब पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जांच चल रही है और ये जेल वाले बेल वाले सब जो है इकट्ठे हो रहे हैं। ये क्या बिगाड़ पाएंगे? सब एक हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। और जरा बता दीजिए कि एक नेता नहीं चुन सकते हैं, ये पहले ही सब मंसूबा पाले हुए हैं, सब में महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने का। एक अनार 100 बीमार, उसमें तो सब दावेदार हैं। कोई जो ऐसे, अब शरद पवार जी ने क्या कहा, उन्होंने कह दिया कि चुनाव के बाद नेता तय करेंगे। नीतीश कुमार का मंसूबा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का, इसलिए तो ये एकजुटता के लिए घूम रहे थे सभी पार्टियों के पास, सब जगह जा रहे थे। केजरीवाल ने साफ कर दिया उनकी पार्टी ने कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस चुनाव न लड़े, ये घोषणा करे तो मैं छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या केजरीवाल जो है कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगे? ममता जो है छोड़ेगी कांग्रेस के लिए या कांग्रेस ममता के लिए? अखिलेश छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस छोड़ेगा, त्याग करेगा अखिलेश के लिए? आप बता दीजिए। स्टालिन को
यहां अभी तक सहमति उन्होंने नहीं दिया। मुख्यमंत्री को जाना था और बहाना बना करके आज वो खुद नहीं गए और तेजस्वी को अकेले जाना पड़ा। ये क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर में? और कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कहता है नेतृत्व मेरे पास रहेगा, हमारे पार्टी का राहुल गांधी या प्रियंका यही नेता रहेगी। तो बता दीजिए कैसे एकजुटता होगा? ये जो 23 तारीख है ये सब इकट्ठे हो रहे हैं केवल अपना अपना रोना रोने के लिए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये आएंगे, भोजन करेंगे, नाश्ता होगा, चाय पानी होगा और कोई फैसला नहीं होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये पूरी बैठक टाइम फिस हो जाए। प्रेम रंजन जी, एक बड़ा सवाल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 23 तारीख के बाद पता चलेगा कि महागठबंधन में क्या कुछ हुआ और आने वाले समय में क्या कुछ होगा। एकता रह पाएगी या टूट जाएगी या कौन से दल उसमें से बाहर निकल जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ज़रूर रहेगा, क्योंकि इस सवाल का हिस्सा आप भी रहे हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की जब भी तबीयत खराब होती है बिहार की राजनीति में उथल पुथल आता है। एक बार तबीयत खराब हुई तो आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिल गए रातों रात। एक बार तबीयत खराब हुई तो रात नहीं दिन था और दिन में ही सरकार बन गई, फिर से आरजेडी के साथ बीजेपी का साथ छोड़कर। आज फिर तबीयत खराब हुई है नीतीश कुमार की, क्या कुछ चल रहा है भीतर खाने? देखिए, महागठबंधन के अंदर में जितनी पार्टियां हैं किसी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। इनके ऊपर लोगों को लगता है कि ये क्या करेंगे, अंतिम समय में सूली पर चढ़ा करके अपने कहां चले जाएंगे। दूसरी बात कि महागठबंधन के अंदर में जो बिहार में ये आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, देख रहे हैं। एक तो मांझी निकल करके बाहर हो गए, दूसरी तरफ जो दो बड़ी पार्टियां हैं जदयू और राजद, एक दूसरे पर हावी होना चाह रहा है, एक दूसरे को समाप्त करना चाह रहा है, एक दूसरे को किनारे लगाना चाह रहा है। इसके कारण जो है ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसी कारण से नीतीश कुमार का बयान ये हो सकता है तैयार रहें, चुनाव समय से पहले होगा। यानी लोकसभा के साथ बिहार के विधानसभा का चुनाव, इस बात का अंदेशा नीतीश कुमार ने जता दिया है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये अंदर खाने कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। सब कुछ ठीक महागठबंधन में नहीं है। नीतीश कब और क्या फैसला लेंगे ये किसी को पता नहीं चला। जी, एक लाइन में आखिरी सवाल आपसे, इस बैठक को लेकर बीजेपी क्या सोचती है? मैं तो कह रहा हूं कि कोई जो है हमको कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं जानता हूं इस बैठक का हश्र, और सब एक साथ मिल जाएंगे तब भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। मोदी दुनिया की सबसे पॉपुलर व्यक्ति है, देश की जनता की चाहत के प्रतीक बन चुके हैं। देश के लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, आगे भी रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे दुनिया के स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा, गौरव, गरिमा को बढ़ाया है, ये सबको लगता है कि हमारा देश आज प्रगति कर रहा है, विकास हो रहा है और देश का परचम तो पूरे दुनिया में लहरा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखने के लिए। तो बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है और बस इंतज़ार है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं और महागठबंधन के कई दलों का, लगभग कह सकते हैं सभी दलों का महाजुटान होने वाला है। बहरहाल महाजुटान के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।